लघु, छोटे और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई, जिन्हें भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, कोरोना काल में सबसे बुरा असर इन्हीं पर पड़ा। अब करीब 3 साल बाद एमएसएमई सेक्टर रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरी रिकवरी के लिए अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। स्वागत है आपका बजट विशेष कंज्यूमर किंग में। इस खास शो में आज हम बात करेंगे देश के एमएसएमई सेक्टर की। अपने एक्सपर्ट गेस्ट पैनल से हम अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, समझेंगे एमएसएमई की बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या मुद्रा योजना के तहत कर्ज सीमा बढ़नी चाहिए, एमएसएमई क्षेत्र पर लगने वाले टैक्स में कितनी कमी होनी चाहिए, वित्त मंत्री एमएसएमई के लिए किन मददगार नीतियों की घोषणा कर सकती है, एमएसएमई के लिए एनबीएफसी को क्या दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं और एमएसएमई में रोजगार के साथ ही महिला भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए। इन तमाम मुद्दों पर आज हमारा फोकस होगा आज की इस खास पेशकश में। और हमारे साथ मेहमान के तौर पर खास पैनलिस्ट भी जुड़ गए हैं। मुकेश मोहन गुप्ता, प्रेसिडेंट एट चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, डॉक्टर आलोक मिश्रा, सीईओ डायरेक्टर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क, सुरेंद्र सिंह नाहटा, प्रेसिडेंट एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन नोएडा, सचिंद्र नाथ, वीसी और एमडी यूक्रो कैपिटल। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और मुकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि कुछ डिमांड्स जैसे कि टैक्स स्ट्रक्चर में अगर उसको सिंप्लिसिटी की अगर बात करें, उसको सिंप्लीफाई करने की बात करें, तो इस पर बहुत तवज्जो दिया जा रहा है, इस पर जोर दिया जा रहा है कि टैक्स इम्प्लिकेशंस को, टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और आसान बनाया जाए, कहीं ना कहीं क्रेडिट की जो सीमा है उसे बढ़ाया जाए। लेकिन इसके अलावा भी हम देखना चाहते हैं कि कोविड के दौरान जिस तरह से सरकार ने कहीं ना कहीं सहायता दी है, मदद दी है, उसमें और इजाफे की मांग आ रही है। क्या कहेंगे आप मुकेश जी डिमांड्स को लेकर? जी देखिए, एमएसएमई जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, चाहे वो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन की हम बात करें या फिर रोजगार की बात करें, जिसकी सबसे ज्यादा आज बात होती है, उसकी जो डिमांड्स हैं वो शायद काफी समय से जो डिमांड्स हैं वो एक तो टैक्स रिलेटेड आपने कहा, तो मैं 2 भागों में इसको बांटूंगा, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो हमारी 3-4 डिमांड्स हैं ऑनरेबल फाइनेंस। एक तो हमारी डिमांड ये है कि जो स्टार्टअप्स को कैपिटल गेन टैक्स का एग्जेम्पशन मिलता है, यानी अगर वो कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में, तब उनको कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिलती है। यही चीज एमएसएमई सेक्टर को जरूर मिलनी चाहिए। यानी जो एमएसएमई हैं वो अपना कई बार अपनी उनकी अपनी एसेट्स होती हैं, अपना घर होता है, अपना कोई और जो उनके पास प्रॉपर्टीज है वो भी बेचकर बेचारे, क्योंकि उनके पास आईपीओ या पब्लिक इशू जैसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती फंड्स की, तो वो अपना प्रॉपर्टी बेचकर कई बार बिजनेस में लगा देते हैं। तो वहां जो इन्वेस्टमेंट करें उस पर हमारी डिमांड है कि कैपिटल गेन में टैक्स उनको मिलना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टार्टअप्स को फैसिलिटीज है वो ये है कि उनको 3 साल तक नील टैक्स, यानी टैक्स का पूरा एग्जेम्पशन है, 100% एग्जेम्पशन आउट ऑफ 10 ईयर्स। ये जो फैसिलिटी है ये एमएसएमईज को भी मिलना चाहिए, क्योंकि एमएसएमईज भी एक स्टार्टअप्स ही हैं, और वो कम से कम एमएसएमई जो स्टार्टअप की डेफिनेशन में इस तरह से आते हैं कि उनकी टर्नओवर 100 करोड़ तक हो, या वो 10 साल पुराने इनकॉर्पोरेशन से ज्यादा पुराने ना हो। कम से कम ऐसे एमएसएमईज को ये जो टैक्स का एग्जेम्पशन है वो जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा एक और खास बात डायरेक्ट टैक्सेशन में मैं कहूंगा कि देखिए, जो कंपनीज हैं उनको तो रिलैक्स्ड, यानी कुछ कम टैक्स का बेनिफिट मिलता है, उनको टैक्स देना पड़ता है 25%, 22%। लेकिन अधिकतर जो एमएसएमईज हैं वो प्राइवेट लिमिटेड के रूप में काम नहीं करती हैं, वो काम करती हैं या तो पार्टनरशिप के रूप में या फिर एलएलपी के रूप में। तो हमारी एक डिमांड है कि जो पार्टनरशिप या एलएलपी के रूप में जो एमएसएमईज काम कर रही हैं उनको भी ये जो लोअर रेट ऑफ इनकम टैक्स है उसका फैसिलिटी जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारी एक डिमांड ये भी है कि प्रोपरेटरशिप कंसर्न अगर कोई होता है या कोई प्रोपरेटर होता है, तो देखिए उनको प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम हमारे यहाँ पर है, यानी भाई अगर इनकम कम है तो आपका टैक्स स्लैब भी कम होगा, टैक्स रेट कम होगा, इनकम बढ़ती है तो भाई आप ज्यादा टैक्स दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो फैसिलिटीज हैं ये प्रोपरेटरशिप के साथ साथ जो पार्टनरशिप में लोग काम कर रहे हैं या जो एलएलपी में काम कर रहे हैं उनको भी ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जहां तक इनडायरेक्ट टैक्स का सवाल है, तो हमारी डिमांड ये है कि देखिए, हमने देखा है बहुत सारे केसेस में कि जब ये एमएसएमईज हैं अपना कोई सर्विस दे देते हैं या कोई गुड्स सप्लाई कर देते हैं,
तो बहुत सारे केसेस में जो जो बायर्स हैं वो समय से पेमेंट नहीं करते, और सबसे बड़ी समस्या तब आती है कि हमने अपना 100 रुपए तो लगा ही दिया, साथ में जो 18 रुपए जो जीएसटी है, मेरा ये मानना है कि जो जीएसटी है ये सप्लायर का कोई टैक्स नहीं है, ये हम कलेक्ट कर रहे हैं बायर से ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और भैया टैक्स उनसे कलेक्ट करके हम आपके सरकार के अकाउंट में जमा कर रहे हैं। लेकिन होता यह है कि वो 18 रुपीज जो 18% नॉर्मली जो जीएसटी है वो भी हमें अपनी जेब से देना पड़ता है, तो 100 तो गए, साथ में 18 रुपए जो बायर को देने थे वो भी हमारी जेब से चले गए। ये एक बड़ी समस्या है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये जीएसटी में कुछ ऐसा प्रोविजन कर दिया जाए कि जब हमारा पेमेंट मिल जाए आप हमसे जीएसटी ले लीजिए। डिलेड पेमेंट के लिए बहुत सारी हमारी रिकमेंडेशन सजेशन है, उसमें हमारी सरकार से बात चल रही है। एक दूसरी आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि जो बैंकिंग से रिलेटेड है, तो बैंकिंग से रिलेटेड मुझे लगता है कि देखिए एक जो कोविड काल में खास तौर से एक ये प्रॉब्लम आई अधिकतर एमएसएमईज की उनका सिबिल रिपोर्ट यानी जो क्रेडिट ब्यूरो का रिपोर्ट है वो कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से, चाहे छोटा सा उनका कोई क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट रहा हो या कोई बिजनेस में डिफॉल्ट रहा हो, मे बी ड्यू टू कोविड प्रॉब्लम, उसकी वजह से उनका जो स्कोर है वो कम हो जाता है, जो सीएमआर रेटिंग है उस पर इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो हमारी डिमांड और रिक्वेस्ट एक ये है कि कम से कम जो कोविड का डिफॉल्ट है उसके लिए ये जो स्कोर है या जो सीएमआर रेटिंग है उस पर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। एक बहुत अच्छी सरकार ने घोषणा की, उन्होंने कहा कि सीजीएसएस यानी क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप लाए, जहां उन्होंने कहा कि अब हम 10 करोड़ तक का लोन स्टार्टअप को कोलेटरल फ्री देंगे। बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन जो एमएसएमईज हैं, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एमएसएमईज भी वो स्टार्टअप्स हैं, जो नई एमएसएमईज हैं या जो 10 साल से पुरानी नहीं है, तो हमारी डिमांड है कि जो सीजीटी एमएससी है यानी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए जो 2 करोड़ तक का लोन है उसको भी 10 करोड़ कर दिया जाए, और अगर 10 करोड़ करने में कोई समस्या है अभी इमीडिएटली तो उसको कम से कम 5 करोड़ तो जरूर ही कर दिया जाए। एक और बहुत बड़ी समस्या है बैंकिंग में जब हम जाते हैं तो क्लियरली यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को और मुहैया करने की आपकी जो डिमांड है वो आप पुरजोर तरीके से सामने रख रहे हैं, और बाकी जो आपने सिंप्लीफिकेशंस की बातें सुझाई हैं और जो आपने मांगे रखी हैं। आलोक, इसके अलावा अगर हम फुल फ्लेज्ड इंटीग्रेशन की बात करें तो सरकार ऑलरेडी सोच रही है कि उद्यम हो गया, ई श्रम हो गया, नेशनल करियर सर्विसेज, असीम पोर्टल हो गया, इसको और विस्तार किया जाए इन योजनाओं में, इनको और बेहतर बनाया जाए। इसमें एक बात अगर आप मुझे और 1 मिनट का और मौका सर, दें, बाकी तो पैनलिस्ट भी है, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। बहरहाल आलोक जी से मैं ये सवाल रखना चाह रही थी जहां पर मैं उनसे उद्यम, ई श्रम और नेशनल करियर सर्विसेज असीम पोर्टल के विस्तार के बारे में समझना चाह रही थी, क्योंकि सरकार खुद इनको रिस्ट्रक्चर करने के बारे में भी सोच रही है। नॉन टैक्स बेनिफिट्स जो हैं उनको एक्सटेंड कर दिया गया है 3 साल तक। ये जो कदम है जिस पर सरकार और रिस्ट्रक्चर करके काम करने की मंशा बना रही है, इनमें आप क्या क्या नयापन देखना चाहते हैं? देखिए, आपने एक तो उद्यम नंबर की बात की, तो उद्यम नंबर एक बड़ा पेन पॉइंट हो गया था इस सेक्टर के लिए, बिकॉज मैं जिस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं जिसमें बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एनबीएफसी, एमएफआईज आते हैं, और वो आज माइक्रो फाइनेंस लोन्स उन एंटरप्राइजेस को दे रहे हैं जो कि माइक्रो से भी थोड़ा सा नीचे, मैं बोलूंगा उनका क्लासिफिकेशन, नैनो एंटरप्राइजेस को दे रहे हैं। और टोटल 6 करोड़ वुमेन, लो इनकम वुमेन बोरोवर्स को अभी तक ये लोन दिया जा रहा है इस समय। अब जब उद्यम नंबर आया था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उद्यम नंबर में आपको जाके पैन, जीएसटी, ये सब डिटेल्स डाल के रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद जब आपका यूआरएन नंबर मिल जाएगा उसके बाद ही आपको एमएसएमई क्लासिफिकेशन मिलेगा और बैंक की फंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर में टैग हो पाएगी। ये बड़ा इशू हो गया था। हमने इसको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के लिया, सिडबी के साथ लिया, सिडबी सीएमडी ने और सिडबी की टीम ने बहुत मदद की। अब जाके इसका एक सोल्यूशन निकला है, एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट बना है ऐसे बोरोवर्स के लिए, जिससे कि उनका बल्क अपलोड किया जाएगा उद्यम असिस्ट पोर्टल में, और उनको भी आधार वेरिफिकेशन के बाद उद्यम नंबर मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6 से 8 महीने में करीब 5 करोड़, जो कि अभी इनफॉर्मल जिनको आप कहते हैं इंटरप्राइजेस, नैनो इंटरप्राइजेस, इनके पास उद्यम नंबर आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हुई है, अभी पायलट स्टार्ट हुआ है, और मुझे लगता है 6 से 8 महीने लगेंगे, तो ये उद्यम नंबर की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन इसके साथ हमने गवर्नमेंट से, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से 2-3 रिक्वेस्ट की हैं इसको बढ़ाने के लिए, कि इस सेक्टर को कैसे बढ़ाया जाए।
देखिए, इसमें आप जैसा कि हम पहले वक्ता बोल रहे थे कि मैक्सिमम जो इंटरप्राइजेज हैं वो प्रोप्राइटरशिप हैं, छोटी इंटरप्राइजेज हैं। हम जिनसे डील करते हैं 50,000 से लेके 1 लाख तक की लोन रिक्वायरमेंट उनकी रहती है, और बहुत अच्छा उनका क्रेडिट रिकॉर्ड रहा है, बहुत अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री रही है। तो हमने 3 चीज़ों की मांग की है। एक तो कोविड काल में जो एक गवर्नमेंट ने हमने रिक्वेस्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक्सेप्ट किया था, क्रेडिट गारंटी फंड बनाया था कि बैंक जब एनबीएफसी को लोन देती है तो उस पर 75% पे गवर्नमेंट की गारंटी रहेगी। उसका बहुत फायदा हुआ था, छोटे एनबीएफसी को लोन मिला, उससे 20 लाख करीब लोगों को तक ग्राउंड लेवल पे लोन गया। हमने बोला है कि अभी भी लिक्विडिटी सिचुएशन जो है स्मॉलर एनबीएफसी के लिए उतनी अच्छी नहीं है, तो इस स्कीम को एक बार फिर से लॉन्च किया जाए। दूसरा, हमने एक रिक्वेस्ट किया है कि देखिए, जो फाइनल ग्राउंड लेवल पे नैनो एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस को लेंड करते हैं उसमें एनबीएफसी की भागीदारी ज्यादा है, खासकर एनबीएफसी एमएफआई की माइक्रो फाइनेंस के थ्रू। तो उनकी जो लोन रिक्वायरमेंट होती है, फंडिंग रिक्वायरमेंट एनबीएफसी एमएफआई की, वो ज्यादातर मीट होती है बैंक से, और बैंक क्रेडिट कभी कभी लिक्विडिटी साइकिल्स में चली जाती है, और कभी लिक्विडिटी फ्लो थोड़ा टाइट हो जाता है, श्योरिटी नहीं रहती है, उससे इफेक्ट आता है, जैसा कि हमने कोविड काल में देखा। तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि एक 20,000 करोड़ की एक रीफाइनेंस फैसिलिटी सिडबी के अंतर्गत क्रिएट की जाए, जिससे कि एक एश्योर्ड लिक्विडिटी सपोर्ट रहे एनबीएफसी एमएफआई को, ताकि नीचे के माइक्रो नैनो एंटरप्राइजेस को सपोर्ट किया जा सके। और तीसरी बात जो हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से, कि ज्यादातर एनबीएफसी एमएफआई में जो इक्विटी कैपिटल है, डेट के अलावा जो इक्विटी कैपिटल है, वो इक्विटी कैपिटल हम चाहते हैं कि इंडियन डोमेस्टिक इक्विटी लगे। और इंडियन डोमेस्टिक इक्विटी लगने का तरीका है कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे कि नाबार्ड, सिडबी, ये इनमें इन्वेस्ट करें। और आपको जैसा कि ज्ञात होगा कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सिडबी के पास एक इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड रखा है, नाबार्ड के पास भी। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि इसका कॉर्पस बढ़ाया जाए और इससे सैंक्शंस को भी एक गति दी जाए, क्योंकि अभी कॉर्पस तो है लेकिन उससे ज्यादा सैंक्शंस नहीं आ रहे हैं। तो इक्विटी में डोमेस्टिक इक्विटी आए जो कि पेशेंट कैपिटल हो। दूसरा, एक रिफाइनेंस का कॉर्पस, डेडिकेटेड रिफाइनेंस कॉर्पस बनाया जाए माइक्रो और नैनो एंटरप्राइजेस को लेंड करने के लिए एनबीएफसी एमएफआई के द्वारा सिडबी में। और पहला कि क्रेडिट गारंटी स्कीम बैंक लेंडिंग पे जो कोविड काल में की गई थी, उसको फिर से कंटिन्यू किया जाए। तो मेरा मानना है कि इन तीनों के साथ, और साथ में जो ये उद्यम नंबर का फॉर्मलाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, और अब 6 से 8 महीने में इसमें करीब 4 से 5 करोड़ मुझे लगता है कि माइक्रो नैनो एंटरप्राइजेस आ जाएंगे। इन प्रयासों के साथ आई थिंक इस सेक्टर को बहुत गतिशीलता मिलेगी। और आपको मैं आखिरी में एक चीज और बता दूं कि हमने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च से एक स्टडी कराई थी कि ये जो सेक्टर है, हम जो लेंडिंग करते हैं माइक्रो फाइनेंस में, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल इकोनॉमी में। तो ये निकल के आया है कि अराउंड 2.5% ऑफ द जीडीपी, इंटायर कंट्री जीडीपी। बिल्कुल कंट्रीब्यूशन है और बढ़ाना भी चाहिए। अगर आपको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2025 तक बनानी है तो इनका काफी अहम योगदान होगा। सुरेंद्र जी, अब मुझे ये बताएं, आप टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एमएसएमई सेक्टर के लिए खास सरकार का कितना तवज्जो इस पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बनाया जाए एमएसएमईज के लिए, और खासतौर से जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको ट्रेन किया जाए और उन पर तवज्जो दी जाए, उनकी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्शन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। कहीं ना कहीं स्किल्ड वर्कफोर्स को लेकर भी सरकार को काम करना चाहिए। क्या व्यू है आपका? मैं मेरे से सुरेंद्र जी। जी जी जी, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा आपने पूछा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ इस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, नोएडा, जो गौतम बुद्ध नगर जिले से। यहाँ लगभग 20,000 के करीब इंडस्ट्रीज है, और मोस्टली यहाँ स्मॉल स्केल एमएसएमई वर्क की फैक्ट्रियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखा जाए तो मैम, हम लोग अब देखते हैं इसको कि ये क्षेत्र लगभग 45 वर्षों से ये डेवलप हो रहा है, और आज भी ये क्षेत्र विकासशील की श्रेणी में आ रहा है, ना कि विकसित की श्रेणी में। अभी कोरोना काल में, जब कोरोना काल शुरू हुआ तो यहाँ की दिल्ली की सीमाएं बंद कर दी गई थी, और दिल्ली की सीमाएं बंद कर देने के कारण यहाँ के जितने भी उद्योग हैं वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर होने की वजह से उनका काम, कारोबार, उत्पादन ठप हो गया। कारण ये हुआ कि ये सब हम लोग यहाँ के जितने भी उद्यमी उद्योग हैं वो दिल्ली से डिपेंड होकर रहना पड़ता है। हमें कोई भी माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए तो दिल्ली जाना पड़ता है, तो दिल्ली के अलावा यहाँ हमारा मार्केट डेवलप नहीं हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा जरूरी है
कि यहाँ जैसे रॉ मटेरियल मार्केट है, आप मशीनरी मार्केट है, या छोटे कल पुर्जे चाहिए तो भी मार्केट है। अब देखिए एमएसएमई वर्ग की जो फैक्ट्रियां जितनी भी है, जो बड़ी बड़ी औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज है, उनके एंसिलरी यूनिट के लिए हिसाब से काम करती है। बहुत बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चर है, हमारा गौतम बुद्ध नगर गारमेंट इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, और निर्यातक यहाँ बहुत ज्यादा है। और निर्यातक जो है, जो बहुत ज्यादा गारमेंट प्रोडक्ट ज्यादा बनाते हैं, उनकी छोटी एंसिलरी यूनिट है, जैसे प्रिंटिंग है, कोई स्टिकर बनाने वाली है, कोई लेबल बनाने वाली है, कोई पैकेजिंग यूनिट बनाने वाली है, सब अलग अलग है। उनको भी में ये मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ नेटवर्क को लेकर दिक्कतें आ रही हैं। सचिंद्र नाथ जी, यही सवाल मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ तो आप क्या जवाब देंगे? टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितना जोर देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि एमएसएमई एज ए सेक्टर जनरली बजट में अगर कुछ सुविधाएं दी जाए तो कम से कम जीएसटी कम की जानी चाहिए। जो 18%, 28% जीएसटी जो लगती है, उसको 12% में लेके आना चाहिए। उसके अलावा बिजली की रेट जो ज्यादा है, उसको अब एमएसएमई वर्ग के उद्योगों के लिए भूखंड की रेट या ऑक्शन पे शुरू कर दिया है, बहुत ज्यादा रेट पे। तो जितना पैसा होता है वो औद्योगिक भूखंड पे लग जाता है। वर्किंग कैपिटल के लिए एमएसएमई वर्ग के उद्योगों के उद्यमी के पास बहुत कम पैसा बचता है। तो उसके बाद में जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वो उनका शोषण शुरू कर देती है। सपोज अगर किसी के पास ज्यादा नहीं है और बैंकों के पास जाते हैं ऋण लेने के लिए, तो बैंक वाले अलग अलग तरीके से उन पे चार्जेस थोपते हैं और इंटरेस्ट भी रेट ज्यादा लेते हैं। तो शुरू से इंफ्रास्ट्रक्चर से लगा के वित्तीय व्यवस्था तक सरकार को बहुत सोचना होगा। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी आपके माध्यम से कि आने वाले बजट में जीएसटी के लिए और वित्तीय संस्थाओं पर अंकुश बनाया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के लघु सूक्ष्म मध्यम वर्ग के उद्योगों को हेल्प सहयोग मिल सके। और जब हम सोचते हैं कि यहाँ के हमारे उद्योग जो है वो चीन से टक्कर ले, तो चीन से टक्कर तो ले सकते हैं हमारे उद्योग, या उद्योगों की व्यवस्था थोड़ी सरकार को देखनी पड़ेगी। अगर सरकार का सहयोग मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यहाँ एक एक उद्योग चीन की टक्कर में अच्छा उत्पादन दे सकते हैं और अच्छा यहाँ उत्पाद हो सकता है। अब यहाँ रोजगार के लिए हम लोग दे लेते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र में सरकार को ये भी देखना होगा कि यहाँ, अब मैं यहाँ इस जिले की बात करता हूँ आपसे कि ईएसआईसी हॉस्पिटल हमारे यहाँ है, और लगभग 15 लाख के करीब हमारे 11 से 15 लाख के बीच में ईएसआई कार्ड होल्डर हमारे वर्कर हैं, और उनके आश्रित जो है वो 40 से 45 लाख आश्रित हैं। तो वो अपना अंशदान कटवाते हैं, लेकिन उनको समय पर इलाज नहीं मिलता, और आज 45 वर्षों के बाद भी हमारे जितने लेबर है, वर्कर है, उनको रहने के लिए आवास नहीं है। तो ऐसे में कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि जब आवास नहीं था तो लोग जो वर्कर थे वो छोड़ के पलायन कर गए। तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वर्करों के आवास की व्यवस्था हो, और यहाँ रॉ मटेरियल के मार्केट की, मशीनरी मार्केट की, और तमाम ये सुविधाएं जो है, इलाज की, शिक्षा की, ये सब सुविधाएं भी देख के हमें चलना पड़ेगा। कारण कि इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए ये विकासशील ही बना हुआ है, विकसित नहीं हुआ 45 साल में। आज हम लोग कहाँ की बात करते हैं, फोकस और बिल्कुल इसी पर फोकस होना चाहिए सरकार का। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सचिंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, जो सवाल मैंने पूछा था यहाँ पर, लेकिन साथ ही आप मुझे बताइएगा कि मुद्रा लोन स्कीम को लेकर और कितना आगे बढ़ना चाहिए सरकार को, बिकॉज ये काफी फायदेमंद योजना है। देखिए, मुद्रा एमएसएमई के लिए एक माध्यम है। ये मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। युग्रो में हमने 2019 में एमएसएमई डेडिकेटेड लेंडिंग एनबीएफसी खड़ी करी। 4 साल के पीरियड में, जिसमें 1.5 साल करीब कोरोना था, हमने करीब 8,000 करोड़ की फाइनेंसिंग की है। 5,000 करोड़ की हमारी लोन बुक है, और 38,000 एमएसएमईज को हमने ऋण देने में ऋण प्रदान किया है। सबसे बड़ी समस्या तो मुद्रा तो एक स्कीम है, बट सबसे बड़ी समस्या है दैट एनबीएफसी एज ए सेक्टर एमएसएमई को लोन देने में ज्यादा समर्थ है। इसके कई रीजन है। एक, अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट 1 से 1.5 डिकेड जीएसटी और डिजिटाइज बैंकिंग और ब्यूरो की वजह से
एमएसएमई को डिजिटल बेसिस पे लोन देना बहुत आसान हो गया और एनबीएफसी इस पे काफी ज्यादा बड़ा काम कर रही है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि एनबीएफसी की जो फाइनेंसिंग आती है वो आती है बैंकों से। बैंक अभी भी एनबीएफसी को देखते हैं, या तो वो चले जाते हैं बहुत बड़ी एनबीएफसी को पैसा देने जो कि एमएसएमई फाइनेंसिंग में नहीं है। जितनी भी आप ट्रिपल ए एनबीएफसी देखेंगे इन इंडिया में, वो तो या तो कंज्यूमर फाइनेंसिंग में है या कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में है, बट एमएसएमई के लिए कोई लार्ज बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जब पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम आई थी 2019 और 2020 में, और जब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन आई थी, बैंकों का फाइनेंस टू एनबीएफसी मल्टीपल फोल्ड हो गया था। पार्शियल क्रेडिट गारंटी में जो गवर्नमेंट ने गारंटी दी थी उसमें गवर्नमेंट को 1 रुपए का भी आज तक लॉस नहीं हुआ है। सो अगर गवर्नमेंट बिना अपना कोई धन लगाए या पूंजी लगाए एनबीएफसी की जो आगे हम लोन देते हैं टू एमएसएमई, उसके लिए एक क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाए जो कि लोन को गारंटी नहीं करे, बट बैंक जो फाइनेंस करते हैं एनबीएफसी को उसका एक पोर्शन अगर गवर्नमेंट गारंटी करे, सो बहुत लार्ज लिक्विडिटी जो बैंक्स में टैप्ड है वो स्मॉलर एंड मीडियम साइज एनबीएफसी को आने लग जाएगी। सो एक तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, आलोक जी भी जी कह रहे थे, लेकिन आई थिंक सो एमएसएमई फाइनेंसिंग ये ज्यादा एक्सेलरेट हो सकती है एनबीएफसी से। दूसरा बहुत एक बड़ा कदम उठाया गया इन फॉर्म ऑफ को लेंडिंग, जहां पे आरबीआई ने 2019 और फिर 2020 में ये एक स्कीम बनाई कि एनबीएफसी के माध्यम से बड़े बैंक एमएसएमई को या प्रायोरिटी सेक्टर लोन को एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी उसमें प्रॉब्लम ये है कि लार्ज बैंक्स, उनका जो क्रेडिट देखने का तरीका है और जो एमएसएमई फोकस एनबीएफसी है या डिजिटल एनबीएफसी है, उनका जो क्रेडिट देखने का तरीका है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है और ये अभी गैप नहीं हो रहा है। हम बहुत दिनों से ये डिमांड कर रहे हैं कि को लेंडिंग में भी अगर गवर्नमेंट एक स्कीम बनाती है कि अगर एक बैंक एक एनबीएफसी के साथ 1000 करोड़ की को लेंडिंग करता है, एक सर्टेन पोर्शन ऑफ दैट लोन इज ऑल्सो गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। आप ये देखेंगे कि हम लोग 1 करोड़ 5 लाख से 1 करोड़ टर्नओवर 5 करोड़ टर्नओवर वाले एमएसएमई को फाइनेंसिंग करते हैं। हमारा ये विचार है कि जितना छोटा बिजनेस होता है ना, वो एक एंटरप्रेन्योर चलाता है, उसका जो क्रेडिट रिस्क है वो लोएस्ट होता है, बट ये जनरल प्रिजम्पशन है लेंडिंग इंडस्ट्री में कि छोटा व्यापारी बहुत ही रिस्की है। मेरा ये मानना है कि जितना डिजिटाइजेशन होता रहेगा, जितने एमएसएमई फॉर्मल इकोसिस्टम में थ्रू जीएसटी आते रहेंगे, अभी क्रेडिट करना नॉन कोलैटरल बेस्ड बहुत आसान है, बट इसको जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए और बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी को एनबीएफसी के पास लाने के लिए एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन, not in form of giving money but in form of providing a guarantee structure, is now is a very emergent need and budget allocation can be done for that. And third, जो सबसे आखिर में है, एनबीएफसी की एक ये हमेशा समस्या रहती है, उनको ये पता नहीं होता कि कब उनको ऋण आना बंद हो जाएगा, बिकॉज बैंकों की अपनी नीड है, जरूरत है, और वो कंटिन्यूअसली डिपेंडेंट होते हैं बैंक्स पे या कैपिटल मार्केट पे। तो बैंकों के पास तो आरबीआई है जो लास्ट माइल लिक्विडिटी है, एनबीएफसी के पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है। इसके लिए भी एक गवर्नमेंट को एक लिक्विडिटी व्हीकल क्रिएट करनी चाहिए, या तो सिडबी के माध्यम से कर सकते हैं, नाबार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, या एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकते हैं जो कि आरबीआई से पैसा बोरो करके जब भी एनबीएफसी को लिक्विडिटी नीड हो, टेम्परेरी वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके। ओवरऑल सिस्टम इससे बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। हमारा देश और उसमें लोगों का रोजगार बड़ी इंडस्ट्री नहीं कर सकती है, ये सारा काम छोटे व्यापारी एमएसएमई करते हैं, और क्रेडिट उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरा टर्नओवर 50 लाख रुपए है और उसको मुझे 1 करोड़ ले जाना है, उसके लिए मुझे 50 लाख का क्रेडिट चाहिए, और अगर ये क्रेडिट 5 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में मिलना शुरू हो जाए किसी भी माध्यम से, तो आप देखेंगे कि हमारा जीडीपी ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल स्ट्रक्चर, जहां पे लोग छोटे शहरों में ही रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा, बहुत जल्द संभव है। चलिए, तो ये तमाम मांगे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ आप सभी का शो पर आने के लिए और अपनी बजट उम्मीदें हमारे साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अब की बार ऐलानों की और अच्छे ऐलानों की बौछार हो एमएसएमई सेक्टर के लिए भी। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।